बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ैद और मैं हूं सुंदस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं वफाकी शरई अदालत ने मुल्क में राइज सूदी निज़ाम को गैर शरई करार दे दिया है। अदालत ने हुकूमत को हिदायत की है कि तमाम कर्ज सूद से पाक निज़ाम के तहत लिए जाएं। अदालत ने दिसंबर 2027 तक मुआशी निज़ाम को सूद से पाक करने का हुक्म भी दे दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे इमरान वसीम। कर्ज की अदायगी में ताखीर पर इंटरेस्ट लेने पर पाबंदी आयद। वेस्ट पाकिस्तान मनी लॉन्डर एक्ट खिलाफ शरीयत करार। 31 दिसंबर 2027 तक माशी निज़ाम को सूद से पाक करने का हुक्म। वफाकी शरई अदालत ने सूद के खिलाफ दरख्वास्तों पर 19 साल बाद फैसला सुना दिया। वफाकी शरई अदालत ने अपने फैसले में कहा कि माशी निज़ाम से सूद का खात्मा शरई और कानूनी जिम्मेदारी है। मुल्क से रिबा का खात्मा हर सूरत करना होगा। बैंकों का कर्ज की रकम से ज्यादा वसूल रिबा के ज़मरे में आता है। इस्लामी बैंकारी निज़ाम रिस्क से पाक और इस्तेसाल के खिलाफ है। शरई अदालत ने हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी कर्ज सूद से पाक निज़ाम के तहत लेने की हिदायत कर दी। अदालत ने ट्रस्ट एक्ट 1839 सूद के लिए सहूलतकारी करने वाले तमाम कवानीन और शिकों को गैर शरई करार दे दिया। शरीयत कोर्ट ने कर्ज अदायगी में ताखीर पर इंटरेस्ट लेने पर पाबंदी भी आयद कर दी। शरई अदालत ने 1 जून 2022 से इंटरेस्ट लेने से मुतालिक तमाम शिकों को गैर शरई करार देते हुए हिदायत की कि हुकूमत तमाम कवानीन में से इंटरेस्ट का लफ्ज़ फौरी हज़फ करे। फैसले में कहा गया है कि इस्लामी और सूद से पाक बैंकारी निज़ाम के लिए 5 साल का वक्त काफी है। तवक्को है हुकूमत सूद के खात्मे की सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करेगी। इसी हवाले से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि आज तारीखी दिन है। अदालत ने रिबा को खत्म करने का फैसला दे दिया है। हुकूमत को 5 साल में सूदी निज़ाम खत्म करना है। इस लंबे जंग में रहनुमाई करने पर आवाम का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। मेरे वकला ने कहा है कि 5 साल बहुत बड़ा अरसा दिया और हुकूमत अगर मुखलिस हो तो इसको 5-6 महीनों में ये काम कर सकती है। हुकूमत को मजबूर करेंगे कि ये कम अज़ कम वक़्त में तमाम गैर इस्लामी क़वानीन को ख़त्म करके इस्लामी बैंकारी का एक इंतहाई तरक्याफ्ता, मॉडर्न और जदीद ज़माने से हम आहंग निज़ाम, अल्लाह और रसूल का निज़ाम इस मुल्क में नाफिज करे। पूरी कौम सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए पुरअज़म है और हुकूमत को हर तरीके से इंशाअल्लाह ताला मजबूर करेंगे। उसके लिए सड़कों पर आना पड़ा तो हम आएंगे। सूदी निज़ाम और पाकिस्तान मजीद साथ साथ नहीं चल सकते। वफाकी हुकूमत का इम्तिहान है कि वो कितना जल्द अज जल्द इस फैसले को अमली जामा पहनाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़े और आपको बताएं पंजाब असम्बली का इजलास 16 मई तक मुलतवी कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई होना थी। मॉडल टाउन में हमजा शहबाज की क़यादत में अरकान तैयार थे। बसें भी पंजाब असम्बली जाने के लिए मौजूद थीं, लेकिन अचानक इजलास मुलतवी कर दिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी का कहना है कि गैर आइनी तौर पर इजलास मुलतवी किया गया है। पंजाब असम्बली की तौहीन की गई, इसे तमाशा बना दिया गया। स्पीकर परवेज इलाही सूबे को चलने नहीं दे रहे। पंजाब असम्बली हंगामा राय केस में बुरी जमानत पर मौजूद सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह लक गिरफ्तार हुए। फिर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंच गई। वकील सेक्रेटरी असम्बली ने दावा किया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की गिरफ्तारी से रोक दिया। इस तमाम सूरत हाल में हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ फ़हीम अमीन। फ़हीम, बताएगा इस वक्त पंजाब असम्बली की क्या सूरत हाल है और स्पीकर परवेज इलाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना थी, क्या उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और कब तक करेंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? फ़हीम अमीन से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास 16 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई होना थी। मॉडल टाउन में हमजा शहबाज की क़यादत में अरकान भी तैयार थे, जबकि बसें भी पंजाब असम्बली जाने के लिए मौजूद थीं, लेकिन अचानक इजलास को मुलतवी कर दिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी का कहना है कि गैर आइनी तौर पर इजलास मुलतवी किया गया। पंजाब असम्बली की तौहीन की गई, उसे तमाशा बना दिया गया। स्पीकर परवेज इलाही सूबे को चलने नहीं दे रहे। पंजाब असम्बली हंगामा राय केस में अबूरी जमानत पर मौजूद सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह लक को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस इसके लिए पहुंची। जबकि वकील सेक्रेटरी असम्बली ने दावा किया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की गिरफ्तारी से रोक दिया है। तो ये तमाम सूरत हाल है। इजलास को मुलतवी कर दिया गया है और इस इजलास में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी थी और जब
اسپیکر پرویز الہی پنجاب اسمبلی پہنچے تو انہوں نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ اسپیکر نے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا، تو پنجاب اسمبلی کا اجلاس 16 مئی تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جبکہ پرویز الہی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ شریفوں کو 5 سال بعد حکومت ملی ہے اور وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ شریفوں کو 5 سال بعد حکومت ملی ہے، ان کا اصل رنگ باہر آیا ہے، تحریک عدم اعتماد پر فیصلہ اسپیکر نے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ ان کا وجود قائم رکھنے کے لیے اسمبلی کا اہم رول ہے، وہ پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے چہرہ دکھایا ہے شریفوں کا، ساری قوم دیکھ لے یہ چہرہ، حقیقت کیا ہے شریفوں کے اندر۔ لوگ ہمارا رویہ، اس اسمبلی کا رویہ، ان کے پریولیجز، ان کو ایک مقام دینا، ایک حیثیت بنانا اسمبلی کی ممبروں کی، اور پولیس سے یہ کام لے رہے ہیں۔ اصل رنگ یہ ہے، میں نے کرنی ہے جب بھی لانی ہے، وہ اس کا کوئی کام نہیں ہے جو بھی کہہ رہا ہے۔ آپ پہلے رولز پڑھیں اسمبلی کے۔ پرویز الہی کی گفتگو آپ نے سنی۔ ابھی آپ کو بتائیں حمزہ شہباز کی حلف برداری کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا۔ تحریک انصاف اور کاف لیگ نے ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ انٹرا کورٹ اپیل میں کہا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ سنگل بینچ کا حلف سے متعلق دیا گیا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، اس حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ 92 نیوز شکیل سعید ہمارے موجود ہیں۔ شکیل بتائے گا اپیل میں کیا موقف اپنایا گیا ہے؟ جی بالکل، تحریک انصاف اور کاف لیگ کے ممبران اسمبلی نے حمزہ شہباز کے حلف سے متعلق فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ دائر کر دی ہے۔ انٹرا کورٹ اپیل میں حمزہ شہباز وزیر اعظم اور صدر کو بذریعہ سیکرٹری اور گورنر کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے۔ ممبران صوبائی اسمبلی کی جانب سے ایڈوکیٹ اظہر صدیق اور رانا مدثر نے اپیل دائر کی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کی جانب سے حلف کی میعاد مقرر کرنا صدر اور گورنر کے عہدے کی توہین ہے۔ ہائی کورٹ کے پاس گورنر اور صدر کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ آئین کا آرٹیکل 248 صدر اور گورنر کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کا گورنر پنجاب کو حلف سے متعلق دیا گیا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست گزاروں کی جانب سے 2 اپیلیں دائر کی گئی ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو 2 فیصلے دیے گئے ہیں، ان دونوں فیصلوں کے خلاف جو ہے یہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ دائر کی گئی ہے۔ انٹرا کورٹ اپیل دائر ہونے کے بعد رجسٹرار کی جانب سے اس اپیل پر اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ جی شکیل سعید، بہت شکریہ آپ کا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی جانب سے تنقید اور الزامات کا نوٹس لیتے ہوئے پیمرا سے عمران خان کے پشاور خطاب کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے دیگر اراکین کے بھی کمیشن مخالف بیانات کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد سے فہیم اختر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ عمران خان کی چیف الیکشن کمشنر پر تنقید اور الزامات۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے بیانات کا نوٹس لے لیا۔ پیمرا سے عمران خان کے پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کا ریکارڈ مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن نے پیمرا کو عمران خان کے خطاب کی ریکارڈنگ جلد پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 26 اپریل کو پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام عائد کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ عمران خان نے اپنے کارکنان کو پورے ملک میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر احتجاج کی بھی ہدایت کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ، خرم شیر زمان اور سینیٹر اعجاز چودھری کے بیانات کا ریکارڈ بھی پیمرا سے طلب کیا ہے۔ فہیم اختر، 92 نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے الیکشن کمیشن سے نہ لڑیں، فارن فنڈنگ کی چوری کا کیس لڑیں، آئین، پارلیمنٹ، عدلیہ کے بعد الیکشن کمیشن سے غنڈہ گردی نہ کریں، آئین، قانون اور اداروں کا احترام کریں، غنڈہ گردی کی تو قانون سامنے کھڑا ہوگا۔ جمہوری حکومت آنے سے ملک میں سکون اور چند آئین شکن بے سکون ہیں۔ کرسی کے نشے میں مبتلا ٹولہ گھبراہٹ میں ہے۔ مفت روٹی بند ہونے پر ایسی حالت ہو ہی جاتی ہے۔ انتشار چند ذہنوں تک محدود ہو گیا۔ ملک استحکام اور ترقی کی سمت چل پڑا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے الیکشن کمیشن سے نہ لڑیں، فارن فنڈنگ کی چوری کا کیس لڑیں، آئین، پارلیمنٹ، عدلیہ کے بعد الیکشن کمیشن سے غنڈہ گردی نہ کریں، آئین، قانون اور اداروں کا احترام کریں۔ اور الیکشن کمیشن کا 30 دن میں 20 منعرف اراکین قومی اسمبلی کے نااہلی ریفرنس پر فیصلہ کرنے کا اعلان۔ تمام ریفرنسز کی سماعت
6 मई तक मुलतवी करके तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत जारी की गई है। तहरीक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि एक ही जैसा केस है, अलग नहीं कर सकते। कोर्ट रूम में दिलचस्प सूरत हाल। मुनहरिफ रुकन रमेश कुमार PTI अरकान से मिलने पहुंचे। मलिका बुखारी और आजम स्वाति ने मुंह मोड़ लिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताएगा इलेक्शन कमीशन ने मजीद क्या कहा है इन हवाले से? जी बिल्कुल, आज तहरीक इंसाफ के जो मुनर्रिफ 20 अरकान कौमी असम्बली थे उनके खिलाफ स्पीकर की जानिब से भिजवाया गया रेफरेंसेस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रेफरेंस के ऊपर समाअत की। PTI के मुनर्रिफ रुकन नूर आलम खान के वकील ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतराज़ किया कि इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल है और जब तक इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं होता तब तक रेफरेंसेस के ऊपर समाअत नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर फैसला महफूज किया और जो दीगर तमाम अरकान कौमी असम्बली हैं उनसे रेफरेंसेस के ऊपर 6 मई 2022 तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 20 जो अरकान असम्बली हैं इनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो आइन में दी गई मुद्दत यानी कि 30 रोज के अंदर इसे मुकम्मल करेंगे। PTI के वकील फैसल चौधरी ने इस्तदा की कि तमाम अरकान के केसेस को अलग अलग किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक ही नौयत के केसेस हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता। आज जब समाअत शुरू हुई तो PTI के मुनर्रिफ रुकन रमेश कुमार ने PTI के जो रुकन है आजम सवाती और दीगर से मिलने की कोशिश की, लेकिन आजम सवाती ने उन्हें कोई बातचीत नहीं। बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम अख्तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद सऊदी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने पहले सरकारी दौरे पर आज मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे जिनमें इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी जैसे ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अलावा सऊदी अरब में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा करने के हवाले से बातचीत होगी। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खास तौर पर मुतादिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा उम्रा भी अदा करेंगे। अवामी तनकीद के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चार्टर्ड तैयारे के बजाय कमर्शियल परवाज पर उम्रे पर जाने का फैसला किया। वज़ीर आज़म के साथ शरीफ खानदान के अफराद, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान समेत इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी सऊदी अरब जाएंगे और उम्रा अदा करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर खान होती, बलूचिस्तान से आज़ाद रुकन असम्बली असलम बुतानी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मगसी ने वज़ीर आज़म के साथ दौरा सऊदी अरब पर जाने से माज़रत की है। और नाज़रीन, पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी की वज़ारत ख़ारजा आमद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर हिना रबानी खर से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। हिना रबानी खर ने कहा कि मसला कश्मीर के हवाले से ईरान की मुस्तकिल हिमायत को सराहते हैं। अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर पाक ईरान नुक्ते नज़र में मुमासलत खुशाइंद है। ईद तो नाम ही खुशी के दिन का है। लंदन में ईद की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। बाज़ारों में रश ऐसा कि हर कोई धड़ाधड़ ख़रीदारी के लिए बाज़ार पहुंच चुका है। कोई अपने मनपसंद जूते और सूट पसंद करता नज़र आ रहा है तो कहीं ख़वातीन मैचिंग चूड़ियाँ, रंग बिरंगे मलबूसात और मेकअप का सामान ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। बच्चा पार्टी ने अलग माहौल बना रखा है। लंदन में ईद की तैयारियों के हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। ईद आई खुशियां लाई। लंदन के इलाके साउथ हॉल में रमजान के आखिरी अशरे में बाजारों की रौनकें ऐसे लौट आती हैं जैसे लाहौर का अनारकली बाजार हो या फिर रावलपिंडी का राजा बाजार। हर तरफ खवातीन के रंग बिरंगे पहनावे और मैचिंग जूतों से लेकर ज्वेलरी तक ईद की तैयारियों की मुंह बोलती तस्वीर है। महंगाई की लहर के बावजूद मेहंदी, चूड़ियां, पार्लर और बहुत कुछ और हालात और मौसम से बालातर ईद की मुनासबत से खवातीन की तैयारियां एक बार फिर अपने अरूज पर हैं। ईद की शॉपिंग, तैयारियां और खरीदारी की गर्ज से नौ उम्र लड़कियां और हर उम्र और तबके की खवातीन का रश हर साल की तरह इस बार भी घरों से निकलकर गली मोहल्लों की दुकानों या बाजारों में समाता नजर आता है। बहुत रौनक होगी और बहुत फर्क पड़ा है। लोग भी ज्यादा आ रहे हैं आजकल, लोग में कॉन्फिडेंस भी बढ़ गए। पहले तो सब डर रहे थे बीमारी से, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब खत्म हो गया। तो प्रॉपर जो रिस्ट्रिक्शन उठाई हैं UK गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद काफ़ी चहल पहल है यहाँ बाज़ारों में, काफ़ी रौनक है, रश भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे और लोग बड़े जोशो खरोश से आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। और इंशाल्लाह जो चांद रात है इस दफ़ा की इंशाल्लाह दमादम मस्क अंदर हो जाएगा। बरकत वाला महीना है तो इंशाल्लाह ये वीकेंड बहुत बिजी होगा। ये लास्ट वीकेंड भी बहुत अच्छा था और ये वीकेंड बहुत
चांद रात तो हम इंशाल्लाह ताला 2-3-4 बार सुबह दिन नहीं होता है हम घर जाते हैं, चांद रात को आप आएँ इधर तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो चांद रात को बनानी चाहिए कि आपको पता चलेगा इधर हो क्या रहा है। मलबूसात, जूतों और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉपिंग के बाद खवातीन और लड़कियों की एक बड़ी तादाद या तो चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल पर या फिर ब्यूटी पार्लर्स में ईद की तैयारियों में मसरूफ दिखाई देती हैं। बारिश, हालात और महंगाई जैसी कई मुश्किलात, कई चैलेंजेस का सामना करते हुए लोग ईद की तैयारियों के लिए मार्केटों, बाजारों और पार्लर्स का रुख कर रहे हैं। इन मकामात की रौनकें और रश किसी भी तरह से कम नहीं, जो आम रवायत के मुताबिक चांद रात के इख्तिताम तक बरकरार रहेगा। अब सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी ख़त्म हो गई हैं और हम सब यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हैं और शॉप पे आए हैं और सब कपड़े, रौनक यहाँ की सब बहुत ज़बरदस्त है। It's absolutely amazing and it's really busy, पर रमज़ान भी है और ईद भी आ रही है और आपको पता है इतना मज़ा आ रहा है and इंशाल्लाह ईद भी, रमज़ान मुबारक to everybody। कोविड-19 के बाद जितने लोगों में डिप्रेशन था वो इस साल जो है वो तो ख़त्म हो गया और इस दफ़ा ईद का रमज़ान का महीना आखिरी अशरा चल रहा है और गहमा गहमी है ब्रॉडवे के ऊपर जो है ना, इतना ज़्यादा रश है कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। So yeah, we're just preparing for Eid now. Obviously Eid is around the corner, so we're here in Southport. I've got my suit, just trying to look for matching jewellery, matching shoes, you know, trying to get my henna done. So looking forward to Jan Rat as well, and inshallah, you know, we're all celebrated together. इस बार कोरोना की पाबंदियां भी नहीं और लोगों की माशी हालत भी कदरे बेहतर है, इसलिए ईद के मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी की जानब से गैर मामूली जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। बाजारों में वो रवायती रौनक नजर आती है जो लंदन के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की रवायत समझी जाती है। लंदन के इलाका साउथ हॉल में ईद की रौनकें अरूज पर हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस की मुकम्मल पाबंदियां ख़त्म होने के बाद वो अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं और इस दफ़ा वो ईद को भरपूर इंजॉय करेंगे। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। मारूफ फलाही रहनुमा बिल्किस सीदी की वफ़ात पर लंदन में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इजलास से खिताब करते हुए मुख्तलिफ मुकर्ररीन ने कहा कि मादर इंसानियत बिल्किस सीदी की खिदमात और काम को नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए निसाब का हिस्सा बनाया जाए ताकि नई नस्ल को अपने मुआशरे के काबिल फ़ख्र किरदारों से आगाही मिल सके। इजलास में मरहुमा के लिए कुरान खानी और फातिहा भी करवाई गई। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। मरूफ फलाही रहनुमा बिल्किस सीदी की वफात पर लंदन में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने ईदी फाउंडेशन की खिदमात को पाकिस्तान और दुनिया भर के दुखी, मजबूर और लाचार लोगों के लिए इंतहाई अहम और काबिल इस्ताइश करार दिया। इजलास में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास की निजामत के फ़राइज़ अकरम कायम खानी ने अदा किए और बिल्किस सीदी के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए शुरका को ईदी खानदान की खिदमात से आगाह किया। इजलास से खिताब करते हुए मुख्तलिफ मुकर्ररीन ने कहा कि मादर इंसानियत बिल्किस सीदी की खिदमात और काम को नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए निसाब का हिस्सा बनाया जाए ताकि तलबा और तालिबात जान सकें कि इंसानियत की खिदमत किस तरह की जाती है और इसको अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाना क्यों जरूरी है। इजलास से खिताब करते हुए अदारा मनाहिजुल कुरान के इलामा सादिक कुरैशी, पाकिस्तान हाई कमीशन के हेड ऑफ चांसरी मोहम्मद अनिल जफर, MBE ताहा कुरैशी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसन बारी, UK PNT के सदर उस्मान कश्मीरी ने बिल्किस सीदी की शानदार फलाही खिदमात का तज़किरा किया। फैज कल्चरल फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी अली खाकान मिर्जा, इंडस एजुकेशन ट्रस्ट के सरबराह अमीरुद्दीन अबड़ू, यूसुफ इब्राहिम, एरज आका, समी आगा, सरशार अलवी, तलत गुल, शगुफ्ता बेगम, नजमा कायम खानी ने भी मरहूमा को इंसानियत की शानदार खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया और यही इंसानी खिदमत का फ़लसफ़ा ईदी साहब और बिल्किस अम्मी का था। एंड इट इज़ अ ग्रेट सॉरो दैट वी आर फेसिंग दिस क्राइसिस इन लंदन एज वेल, क्योंकि हमें यही चाहिए कि अभी तक लोग ईदी साहब के बाद भी हमारी डोनेशंस में डिप हुआ है एंड वी डोंट वांट कि हम यही कंटिन्यू हो बिल्किस अम्मी की डेथ के बाद। उनका लॉस जो है वो तो पूरी इंसानियत के लिए है और ख़ासकर पाकिस्तान के लिए तो बहुत है। उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर काम किया है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। ईदी ट्रस्ट जो है वो पाकिस्तान के हर इलाके में मौजूद है। बहुत ही ज़्यादा अफसोस है और ये बिल्किस सीदी का जो इंतकाल है वो खाली उनकी फैमिली का नुकसान नहीं, हज़ारों लाखों बच्चों का भी नुकसान है, क्योंकि वो एक खाली फैसल ईदी और अपनी फैमिली के बच्चों की माँ नहीं थी, वो लाखों बच्चों की माँ थी। बिल्किस सीदी साहिबा की फातह खानी के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बिल्किस सीदी और उनके खावन ईदी साहब
इस पूरी दुनिया के लिए एक मशअल राह हैं। उन्होंने साबित किया है कि अपने से आगे, अपने से बढ़ के दूसरों के लिए ज़िंदा रहना क्या होता है। सत्तार ईदी साहब एक बड़े अजीम समाजी कारकुन थे जिन्होंने पाकिस्तान में समाजी काम की बुनियाद रखी और उसको इस कदर आम किया। उसके साथ साथ उनकी बेगम साहिबा जो अब हम में नहीं रही, बिल्किस ईदी साहिबा, उन्होंने अपने शौहर का मुकम्मल साथ दिया। आज हमने हमारा जो इवेंट था वो इवेंट था बिल्किस ईदी साहिबा के लिए। बिल्किस ईदी साहिबा जिन्हें यतीमों की माँ भी कहा जाता है, जिन्हें मादर इंसानियत भी कहा जाता है, मादर खिदमत भी कहा जाता है, आज उनकी याद में हमने यहाँ पे एक तकरीब रखी थी इसारे सवाब के लिए, कुरान खानी, फातिहा खानी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो लोग शरीक हुए और इस मौके पे आए। अल्लाह ताला उनको दरिका रहमत करे। मैं समझता हूँ कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और मोहतरमा बिल्किस ईदी ने जिस तरीके से जनाब ईदी साहब मरहूम को सपोर्ट किया दिन रात, ये उन्हीं का ही खासा था। और ये जो सारे का सारा जो निज़ाम चला और अभी तक चल रहा है, अल्लाह इसको चलता रखे। इस मौके पर बिल्किस ईदी की जिंदगी पर BBC की बनाई गई दस्तावेजी फिल्म की भी नुमाइश की गई, जिसे देखकर शुरका की आंखें नम हो गईं। शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईदी खानदान की फलाही, समाजी और माशरती खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इजलास से पहले मरहूमा के लिए कुरान और फातिहा ख़्वानी की गई। शुरका ने अब्दुस्तार ईदी और उनकी अहलिया बिल्किस ईदी की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं मांगी। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बर्मिंघम ब्रांच के ज़ेर एहतमाम मकामी कम्युनिटी सेंटर में क़ायदे तहरीक कश्मीर मरहूम अमानुल्लाह खान की छठी बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई, जिसमें बरतानिया भर से JKLF के अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की और मरहूम की जुर्रत व बहादुरी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके अधूरे मिशन की तकमील का आज़म किया। तफसीलात देखते हैं आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी की जद्दोजहद के हामी कायदे तहरीक कश्मीर अमानुल्लाह खान मरहूम की छठी बरसी बर्मिंघम के मकामी कम्युनिटी सेंटर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई, जिसमें बरतानिया भर से JKLF UK के अहदेदारों ने भरपूर शिरकत की। जहद मुसलसल और हमारी जिम्मेदारियों के नुवान से होने वाले इस सेमिनार में अमानुल्लाह खान मरहूम की जद्दोजहद को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए उनके अधूरे मिशन की तकमील का इयादा भी किया। JKLF UK के सदर लियाकत लोन, चीफ ऑर्गेनाइजर सरदार नसीम इकबाल, यूसुफ चौधरी, रहमत हुसैन, अमजद नवाज और दीगर ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी कौम परस्त रहनुमा अमानुल्लाह खान को हमसे बिछड़े 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी कमी शिद्दत से महसूस हो रही है और उनकी 60 साल जद्दोजहद को देखकर हमें हौसला मिलता है कि हम जरूर यासीन मलिक की क़यादत में अमानुल्लाह खान के अधूरे मिशन को पूरा करेंगे। मुकर्रीन का कहना था कि कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी तक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और अपनी आवाज़ को आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करते रहेंगे ताकि आज़ादी की शमा रोशन रहे। इस मौके पर मरकजी चेयरमैन यासीन मलिक की जुर्रत व बहादुरी पर उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया। लियाकत लोन, इजाज मलिक, हफीज खान, तौसीफ न्याज और दीगर ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि तहरीक के कायद अमानुल्लाह खान की बरसी मनाने का मकसद उनकी जद्दोजहद से कश्मीरी नौजवान नस्ल को आगाही देना और यासीन मलिक समेत असीरान जम्मू कश्मीर की रिहाई का मुतालबा करना है। बर्मिंघम ब्रांच ने अमानुल्लाह खान साहब की छठी बरसी के मौके पर एक दुआया तकरीब का इनेकाद किया और इसमें हम आज ये ऐद करते हैं कि अमानुल्लाह खान के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। कायदे तहरीक जनाब अमानुल्लाह खान साहब की छठी बरसी के मौके पे हमने एक दुआया तकरीब रखी है और उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। कायदे कश्मीर जनाब महबूब बख्श शहीद समेत तमाम शोधा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं और हम ऐद करते हैं कि कायदे तहरीक का जो छोड़ा हुआ मिशन है उसकी तकमील तक हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। उनके लिए दुआ भी की है और इफ्तारी का बंदोबस्त किया है और ये ऐद करते हैं कि अमानुल्लाह खान की जलाई हुई शमा को रोशन रखते हुए जनाब यासीन मलिक की क़यादत में हम तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अमान साहब को रुखसत हुए 6 साल हो गए और इन 6 सालों में हमने अमान साहब की कमी को शिद्दत से महसूस किया। आज हम ये तजदीद ऐद कर रहे हैं कि रियासत की आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुशहाली तक इंशाअल्लाह ताला अमान साहब का जो दिया हुआ फ़लसफ़ा है उसके मुताबिक जद्दोजहद को जारी रखते हुए इस रियासत को आज़ाद और खुद मुख्तार ज़रूर बनाएगी। आज बर्मिंघम में यहाँ अमानुल्लाह खान की बरसी मनाई जा रही है। बर्मिंघम में अमानुल्लाह खान रहे हैं और यहाँ उन्होंने एक डिप्लोमेटिक जद्दोजहद की है। आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट
برمنگھم برانچ نے آج یہ اہتمام کیا ہے اور یہ عہد کیا ہے کہ ہم امان اللہ خان کی جلائی ہوئی شمع کو آگے لے کر جائیں گے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ اس تقریب کا مقصد ایک عرصے سے کشمیر کے اندر کشمیری ماؤں بہنوں اور نوجوانوں کی قربانیوں کو دنیا کے سامنے رکھتے ہوئے ان سے انصاف کا تقاضا بھی کرنا ہے۔ دنیا بھر پر پھیلے ہوئے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو کشمیر کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اس کی جائے پیدائش ہے، اس جگہ ہم آج آ کر ہم نے یہ تجدید عہد کیا ہے کہ ہم اپنے قائد کی لیگیسی اور مادر وطن کی آزادی کے لیے دیے گئے ان کے روڈ میپ کو جتنی بھی مشکلات ہیں ان کا سامنا کرتے ہوئے پوری شد و مرد کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ 29 مئی 1977 کو JKLF کا قیام اسی جگہ پہ عمل میں لایا گیا تھا، اور امان صاحب نے ریاست جموں کشمیر کی قومی آزادی کے حوالے سے ان کے ریاست کے تمام موضوع پہ جو جدوجہد کی ہے اس کو ہم ٹرائبیوٹ پیش کرتے ہیں، اور آج ریاست جموں کشمیر جو مشکل ترین دور پہ کھڑی ہے، اور خصوصاً جو تقسیم کا جو عمل ہے، ہم یہ عہد کرتے ہیں اور ہم امان اللہ خان کی وہ جلائی ہوئی شمع کو روشن رکھتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کی وحدت کے لیے جو ہے وہ ان کے نظریات پہ عمل کرتے ہوئے جدوجہد کو جاری رکھیں۔ آج کا یہ پیغام امان اللہ خان کی جدوجہد کو نہ صرف سلام پیش کرتا ہے بلکہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم امان اللہ خان کی جدوجہد کو اپنی رہتی سانسوں تک جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ پابند سلاسل یاسین ملک چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور ان کے ساتھ جتنے بھی پولیٹیکل پریزنرز ہیں، ہم ان کی رہائی کا انٹرنیشنل کمیونٹی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی رہائی کو یقینی بنائے۔ پروگرام کے آخر میں مرحوم امان اللہ خان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگھم۔ آئرلینڈ میں ہائی کورٹ نے قلیل مدت کے ویزا ہولڈرز کے لیے ٹیکسی لائسنس برائے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، جس سے بڑی تعداد میں اس ویزے پر آئرلینڈ میں رہنے والے ٹیکسی ڈرائیورز متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے فیصل مرزا نے ماہر قانون امتیاز خان کے ساتھ خصوصی گفتگو کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی ریسنٹ جو ججمنٹ آئی ہے ہائی کورٹ کی طرف سے ٹیکسی لائسنسز ہولڈرز کے لیے اور ٹیمپریری اسٹیمپ ہولڈرز کے لیے یہاں آئرلینڈ میں، اس کے اوپر ہم ریویو لینے کے لیے آئی ایم کے سولسٹرس میں امتیاز خان کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کے کیا افیکٹس جو ہیں کمیونٹی کے اوپر پڑیں گے۔ امتیاز، ویلکم ٹو 92 نیوز۔ بتائیے گا جو یہ ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے یہ کیا چیز ہے؟ فیصل بہت شکریہ۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ ججمنٹ آئی ہے ایم ڈی رحمان کے نام سے کہ ادھر جو لوگ جن کے ساتھ ٹیمپری پرمیشن تھی آئرلینڈ کی، ان کو یہ لائسنس نہیں دے رہے تھے، تو ڈسٹرکٹ کورٹ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، لوگوں نے اس کو مطلب اسکپ کر کے ہائی کورٹ میں جوڈیشل ریویو کروا لیے، اور کافی ہم بھی انوالو تھے ان کیسز میں۔ تو اس میں بھی یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس پہ ٹیمپورل لمیٹیشن جو لگا رہی تھی گاڑا شکانہ تو ختم کر دی گئی۔ اگر کسی کا بھی ویلڈ پرمیشن ہو ٹیمپری بھی، ان کو 5 سال کا لائسنس ملے گا پورا۔ اور جو یہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی طرف سے 5 سال کا جو فیملیز کو دیا جا رہا ہے ویزا ہے، اس کا انہوں نے اجرا شروع کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا۔ یہ پالیسی پہلے سے موجود تھی صرف چائنیز نیشنل کے لیے، اس کو لبرلائز کیا گیا ہے کہ جتنے بھی ویزا ریکوائرڈ نیشن ہے وہ اب ایلیجیبل ہوں گے کہ 5 سال کا ملٹیپل وزٹر ویزا ہو حاصل کر سکے آئرلینڈ کے لیے۔ جی، امتیاز کا کہنا ہے کہ یہ جو ٹیمپریری جو اسٹیمپ ہولڈرز ہیں ان کے لیے کچھ چینجنگس کی گئی ہیں ہائی کورٹ کی طرف سے۔ جو ججمنٹ آئی ہے اس کا لازمی طور پہ افیکٹ پڑے گا۔ اینڈ سیکنڈلی جو فیملیز ہیں جو بیک ہوم میں جو بھی نان EU نیشنلز ہیں، ان کی فیملیز جو پاکستان سے، انڈیا سے یا جس بھی کنٹری سے وہ آئیں گے، ان کے لیے 5 سال کا ملٹیپل جو ویزا ہے وہ ایک بڑی خوشخبری ہے، اور جسے اویل کر کے بہت سی فیملیز کی جو زندگیاں ہیں وہ آسان ہو سکتی ہیں۔